वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। ध्यान। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह के करंट अफेयर्स को हम लोग एमसीक्यू तरीके से कवर करेंगे। और अगर आप में से किसी भी बच्चे को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे दिए गए स्क्रीन पे नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो, और हमारा कोई भी ग्रुप आपको ज्वाइन करना हो तो वहां पे भी आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे सबसे पहले एमसीक्यू से। पहला एमसीक्यू हमारे भारत के निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। जैसा कि आपने सुना होगा कि इलेक्शन कमीशन भारत के अंदर जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा सभी के चुनावों को कराती है। बस पंचायत और जो म्युनिसिपैलिटी है उनके चुनावों को ये नहीं कराती है, बाकी सभी के चुनावों को कराने के लिए इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। तो वही काम ये करते हुए क्या ये संविधान में लिखी हुई है? तो पहला प्रश्न इसी के ऊपर ही, जो फर्स्ट आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ये एक स्थायी और स्वायत्त निकाय है, ये परमानेंट भी है और ऑटोनॉमस भी है, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये परमानेंट भी है। ये परमानेंट भी काम करता है और ऑटोनॉमस भी है, और हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 324 में इसका पूरा जिक्र किया गया है। उसके बाद हमारा अगला स्टेटमेंट है, हमारे जो इलेक्शन कमीशन है वो दो इलेक्शन कमिश्नर्स और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो कि सारी चीजों को संभालते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। ये एक मल्टी डायमेंशनल मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक सदस्य नहीं होता। एक सदस्य के साथ साथ दो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स भी यहाँ पर बैठ के काम को संभाल रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही लिखिए, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या इस पे अब हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि अभी जो इलेक्शन कमीशन आपने पढ़ा है, ये जो बनाया गया था ये 25 जनवरी 1950 को बनाया गया था। इसे 25 जनवरी को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? वोटर्स डे, जिसका नाम है मतदाता दिवस, हम मनाते हैं। इसलिए पूरा टॉपिक जो है वो न्यूज में चला है। तो इस बार इसकी थीम क्या थी? थीम थी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 25 जनवरी को इस दिन हमारे प्रेसिडेंट को फर्स्ट कॉपी भी इसकी दी गई है। आगे एक किताब की, इंडिया वोट्स 2024 अ सागा ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक किताब है। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम करती है। अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स जो है, अगर इनको रेजिग्नेशन देना है तो अपना ये रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को लिख करके दे सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे देश में ना इलेक्शंस के बारे में लोगों को जानकारी हो, है ना। अलग अलग जगह पे इलेक्शंस हो रहे हैं, जैसे कि अब फरवरी में आने वाले हैं इलेक्शन, दिल्ली के अंदर होने वाले, जो कि भारत की कैपिटल है। ऐसे जहां जहां इलेक्शंस हो रहे हैं ना, वहां पे लोगों को लिटरेसी प्रोवाइड करना, इलेक्शंस के बारे में लोगों को समझाना, ये सब चीजें जो है वो खूब चल रही हैं। इसके ऊपर कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो वही सेम चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। और इलेक्शंस जो है वो देश में पूरी तरीके से निष्पक्ष होने चाहिए, ये इनकी जिम्मेदारी है कि इस बात को सुनिश्चित रखें। और इनका जो ये तीन लोग होते हैं ना, मैंने बताया था ना, अभी ये तीन होते हैं, एक इलेक्शन कमिश्नर और साथ में दो और होते हैं। इन सभी को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी हमारे प्रेसिडेंट की होती है। और इन सभी का रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को जाता है। इन तीनों की सैलरी भी बराबर होती है और तीनों के पास पावर भी बराबर होती है। और सभी का जो टेन्योर होता है, जो कार्यकाल होता है, वो 6 ईयर्स का होता है, या फिर 65 ईयर्स का। 65 ईयर्स का मतलब कि अगर 65 ईयर्स तक वो रिटायरमेंट एज आ गई है तो उनको यहाँ पर हटा दिया जाएगा। समझे भाई? तो इस तरीके से आपको ये वाले फैक्ट्स भी अच्छे से याद रखने होंगे। ये वाली सारी चीजें जो है वो एग्जाम के लिए पूछी जाती हैं, कहाँ पर क्या किस तरीके से, ये नाम बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, वो है इंडिया और इंडोनेशिया के ऊपर। मैंने इंडिया और इंडोनेशिया के ऊपर क्वेश्चन इसलिए पूछा है, मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ये बात पहले से पता होगी कि 26 जनवरी को जो हमारी अभी परेड हुई है उस पूरे में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को भारत में इनवाइट किया गया है एज अ चीफ गेस्ट। पहले मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले आप ये पिक्चर देखिए, आप देख सकते हैं हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो और साथ में इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया था। इसलिए ये वाला जो पूरा टॉपिक है वो फिर से न्यूज में है। ठीक है, बात तो समझ में आ गई सबको कि टॉपिक न्यूज में क्यों चल रहा है। तो बस उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये जो न्यूज में आया है इसके पीछे के अब कारण और बाकी सब क्या है।
तो पहले तो क्वेश्चन कीजिए। अब इंडोनेशिया एक ऐसी कंट्री है जो कि आसियान का मेंबर है। आसियान का मतलब है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट में जो भी नेशन आते हैं वो सब उसी का ही काउंट किया जा रहा है, साउथ ईस्ट के जो नेशंस आते हैं वो। तो उस हिसाब से हम लोगों को ये देखना है कि क्या क्या उनमें किनके साथ हमारा ट्रेड होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा हम लोग ट्रेड किसके साथ करते हैं। ठीक है, आप फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। और सेकंड स्टेटमेंट भी देखो, क्या इंडिया और इंडोनेशिया दोनों G20 के मेंबर है, क्या ये ईस्ट एशिया समिट के मेंबर है, क्या ये यूएन के मेंबर्स है। ठीक है, तो वो चीजें आपको याद रखनी। इंडिया का ट्रेड किसके साथ ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, ये चीजें आपसे पूछी जाती है। तो देखो 2023 के डेटा के हिसाब से हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड आसियान की कंट्रीज में से इंडोनेशिया के साथ सबसे ज्यादा रहा है। ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई है। ठीक है, तो ये वाला जो डेटा है ना, ये आपको अब सारा कुछ मिल जाएगा आपको। अभी तो खैर मैं ही आपको बता रही हूँ, आप उसको अच्छे से कर लो, है ना। तो उस तरीके से याद करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। इंडिया इंडोनेशिया के साथ आसियान कंट्रीज में टॉप करता है। टोटल आसियान के साथ काफी अच्छा करता है, लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो ये आपको याद रखना होगा। बाकी अगला देखो G20 के इसमें से मेंबर्स। अब देखो पहले तो मैं आपको आसियान के मेंबर्स लिखवा दूं क्या, क्योंकि वो भी जरूरी है। आप पहले आसियान के मेंबर्स कर लो, उसके बाद फिर मैं आपको G20 के भी याद कराती हूँ। पहले आसियान के देखो। आसियान कंट्री जो ग्रुप है पूरा, और वन नेशन वन आइडेंटिटी के नाम से ये है। जकार्ता में इसके हेडक्वार्टर्स बने हुए हैं। और इसमें कंट्रीज कौन कौन सी हैं मैं नाम लिख रही हूँ। ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ 10 हो गई ना। ठीक है, तो 10 ही है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इंडिया ट्रेड करता है लेकिन। अब बात करें इसी में ही ईस्ट एशिया समिट की। आप पता है ईस्ट एशिया समिट में कौन सी कंट्रीज होती हैं। अब मेरी बात सुनना सब लोग, मैं कोई बहुत अच्छा एक आपको मैं टॉपिक बता रही हूँ। एक आपको एक बहुत बढ़िया एक लर्न करने की तरीका बता रही हूँ। आसियान में कितनी कंट्री हो गई, 10। ठीक है, 10 कंट्रीज आसियान में हो गई, ये आपको याद हो गया। अब क्या है ना, आप इसमें कुछ मत करो। आप इसमें ना आसियान में प्लस ना 6 कर दो। मतलब सच में आसियान +6 है भी, ये नहीं कि मैं +6 ऐसे ही बोल रही हूँ। आसियान में +6 है भी। इसमें आप ऑस्ट्रेलिया जोड़ दो, इंडिया जोड़ दो, चाइना जोड़ दो, और इसमें आप आसियान +6। मतलब अभी ये क्या है ना कि आसियान की जो कंट्रीज है ना उसमें ये +6 का चल रहा है। ठीक है, जापान जोड़ दो, ऑस्ट्रेलिया है तो न्यूजीलैंड भी जोड़ दो क्योंकि पास में पड़ते हैं, और कोरिया, साउथ कोरिया। +6 जोड़ दी। ये एक ग्रुपिंग है। याद कर लो, पहले आसियान है फिर +6 है। अब इसमें दो कंट्रीज और जोड़ दो, सिर्फ दो कंट्रीज। ठीक है, 2 कंट्रीज मोर। एक तो यूएस से जोड़ दो और एक जोड़ दो रशिया। वही दोनों कोल्ड वॉर के टाइम की कंट्रीज। तो ये जब पूरा जोड़ दोगे ना, कितनी हो गई टोटल, अब हो गई 18 कंट्रीज। ये 18 कंट्रीज का ग्रुप है जिसका नाम है ईस्ट एशिया समिट। मैं याद करने का तरीका बता रही हूँ, इससे आपको तीन चीजें याद हुई। एक तो आसियान की 10 कंट्री, एक आसियान +6 की 16 कंट्रीज, और दो और जोड़ के ईस्ट एशिया समिट की। ये सब कंट्रीज का क्या होता है, ईस्ट एशिया समिट। तो ईस्ट एशिया समिट में क्या इंडिया और इंडोनेशिया दोनों हैं? बिल्कुल, इंडिया आसियान का पार्ट नहीं है, पर इंडिया आसियान +6 और ईस्ट एशिया समिट का पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप लिख लेना, मैं इसको हटा रही हूँ। तो उस हिसाब से अगर आप इसमें देखो, इस वाले पूरे में जो स्टेटमेंट है, यूएन का पार्ट दोनों है, ईस्ट एशिया समिट का पार्ट दोनों है। यहां तक क्लियर होगी ना स्टेटमेंट। अब आओ G20 के ऊपर।
अब G20 जैसे कि इंडिया में हुआ भी था, आपको पता ही है, क्या इसमें इंडोनेशिया है? तो बिल्कुल है। इस G20 में 20 कंट्रीज तो है ही है। ऐसा नहीं कि G20 में सिर्फ 20 ही कंट्रीज है। G20 के अंदर अपना इंडिया, जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, इंडोनेशिया वो भी है। ऑस्ट्रेलिया जो अभी देखा ASEAN+6 में था। फिर हमारे रिलेशन ब्राजील के साथ बढ़िया है, वो भी है। कनाडा के साथ है, मेक्सिको के साथ है, जापान के साथ है, यूके, यूएसए, साउथ कोरिया, इटली, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, टर्की। कितने हो गए भाई? मैं काउंट कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हुए हैं अभी। अर्जेंटीना रह गया ना, अर्जेंटीना 18। एक कंट्री और मैं मिस कर रही हूँ कोई, जो आनी चाहिए। मेक्सिको हो गया, इंडोनेशिया, जापान, इटली। एक कंट्री मेरे से कोई छूट रही है इसमें, यूके, यूएसए। या मैंने काउंटिंग में गलत तो नहीं कर दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 होनी चाहिए। अब मैं एक बार देख लेती हूँ कौन सी एक कंट्री मेरे से मिस हो रही है। तो ये कंट्रीज होती हैं इसमें। प्लस इसमें एक आता है यूरोपियन यूनियन, ठीक है, और एक अब जुड़ गया है इसमें अफ्रीकन यूनियन। तो अब इसमें ये सब कुछ जुड़ चुका है, ठीक है। अब G20 जो है वो G20 नहीं रहा, G21 के रूप में अब हो चुका है, आप देख सकते हो सामने। अच्छा, मैंने रशिया मिस कर दिया ना, कैसे कर दिया आई डोंट नो। हाँ, रशिया भी तो मिस कर दिया मैंने। हाँ, तो रशिया भी ऐड करो। तो ऐसे करके हमारी कितनी कंट्रीज हो गई टोटल? 19 कंट्रीज, प्लस साथ में यूरोपियन यूनियन पूरा और अफ्रीकन यूनियन पूरा। और बाद में बाकी साथ में आसियान, वर्ल्ड बैंक, यूएन, ये सब ऑब्जर्वर और गेस्ट के रूप में आते रहते हैं, ठीक है। तो ये है टोटल अभी 21 मेंबर्स इसके अंदर। नाम इसका भले ही G20 है। तो क्या हम इन तीनों के मेंबर्स हैं? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये सही स्टेटमेंट है। फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, और थर्ड भी ठीक है। वहां पर आप कभी जाओगे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे ही रामायण और महाभारत से वहां पर फोक आर्ट और फोक ड्रामा वगैरह काफी सारा परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरीके से ये सारी स्टेटमेंट्स सही लिखी हुई हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद हमारे आगे। अब इंडोनेशिया पे। अब इंडोनेशिया का टॉपिक यहीं से आप देख सकते हो। जो इंडोनेशिया है वो साउथ चाइना सी के विवाद पर इंडिया और इंडोनेशिया साथ जुड़े हुए हैं। मैरीटाइम कोऑपरेशन पे जो समुद्री सहयोग होता है, दोनों देशों के बीच में समुद्र का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों ही पैसिफिक ओशन के पास पड़ती है। पैसिफिक ओशन के पास पड़ने वाली कंट्रीज की ग्रुपिंग बहुत सारी बनी हुई है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, ताकि दोनों कंट्रीज के बीच में जो मतलब जितनी भी कंट्रीज हैं, पैसिफिक ओशन को लेके साफ सुथरी चीजें बनी रहे। मतलब पैसिफिक ओशन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडियन ओशन, दोनों पास में ही पड़ते हैं ना, तो दोनों के लिए चीजें जो है वो पास में बनी रहे, ये हम लोग जो है वो चाहते हैं। और इनके साथ भी हमारे इसी प्रकार के रिश्ते जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा रिश्ता इनके साथ इसी चीज को लेके है। बाकी टूरिज्म भी बहुत है। जैसे इंडोनेशिया की कैपिटल में जकार्ता में खूब लोग जाते हैं, बाली में खूब लोग जाते हैं। बाली तो इंडिया के लिए काफी बड़ा एक वो बन गया था ना, आपने देखा होगा। बाली को लेकर के तो इंडिया के लोग बहुत दीवाने हो गए थे एक टाइम पे, अभी भी है मतलब। तो ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो उस चीज के लिए क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर ये चीजें बढ़ रही हैं, जिसके कारण हम लोग चीजों को मतलब एक रिलेशन बढ़िया कह सकते हो। धीरे धीरे करके रिलेशंस जो है ना वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके रिलेशंस हो गई, चीजें हो गई, वो काफी हद तक इंक्रीज होती जा रही है। तो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही हैं, और वही मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है पद्म पद्म अवार्ड्स के ऊपर। क्योंकि क्या है ना कि जब रिपब्लिक डे होता है तो भारत रत्न, पद्म अवार्ड, ये सब जो है वो दिए जाते हैं। आप सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे। पद्मा अवार्ड्स, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये अवार्ड जो है वो भारत में दिए जाते हैं। तो उसी के ऊपर जो है मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, पद्म अवार्ड्स के ऊपर। राइट, तो आप इसी चीज की हेडिंग बना लीजिए। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स के रूप में काउंट किए जाते हैं। अभी 2025 में भी दिए गए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरीके के अवार्ड दिखते हैं, पद्म विभूषण, भूषण और श्री। तो पहले क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम इस चीज पे आगे बढ़ेंगे।
और क्वेश्चन पढ़िएगा दोबारा से पॉज करके वीडियो को। नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला कह रहा है कि अनुच्छेद 18 के तहत ये हमारे टाइटल्स है, सबसे पहले ये बिल्कुल गलत। साफ साफ ये सुप्रीम कोर्ट ने बता रखा है कि अनुच्छेद 18 के तहत ये टाइटल्स में तो काउंट होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत लिखा गया है। दूसरी चीज, ये जो अवार्ड्स हैं ये 1954 में शुरू हुए थे, ये बात तो सही लिखी हुई, 54 में शुरू हुए थे, लेकिन ये एक बार ही सस्पेंड हुआ, ये गलत है। इसको सस्पेंड किया गया 1978 में, 1979 में, 1993 से लेके 1997 तक। तो 3 बार ही सस्पेंड हो चुके हैं, इसलिए गलत हो गया। बाकी इसकी कैटेगरीज कितनी होती है? 3 होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ठीक है, जिसमें भी आर्ट, सोशल वर्क, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लिटरेचर की कोई भी सेक्स का हो, कोई भी ऑक्यूपेशन हो, उनको सबको दिया जा सकता है ये। एक पूरा पैनल बैठता है, उसके बाद ये सारी चीजें डिसाइड की जाती है। सबसे पहली ये चीज जो है वो फाइनल अप्रूवल जो आता है वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर बैठते हैं, और फिर अप्रूवल आता है, और फिर प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राष्ट्रपति भवन में ये पूरी अवार्ड्स को जो है वो देते हैं। अनाउंसमेंट पहले ही हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद जो अगला है, पहले ये तो 2 स्टेटमेंट होगी पद्म अवार्ड्स के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर भारत रत्न अवार्ड की बात करूँ, वो भी आप जानते हो कि सबसे बड़ा अवार्ड है, पद्म अवार्ड से भी ऊपर ये वाला जो अवार्ड है भारत रत्न के रूप में काउंट होता है। तो भारत रत्न जो है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये 1954 में ही इसकी भी शुरुआत की गई थी। और जो भारत रत्न अवार्ड रहता है वो सबसे पहली बार 1955 में दिया गया था राजगोपालाचारी राधाकृष्णन और सीवी रमन को। और अभी जो लास्ट दिया गया है 2024 में दिया गया था 5 लोगों को। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के हैं, लाल कृष्ण आडवाणी आप जानते होंगे, चौधरी चरण सिंह जो कि फार्मर्स के मसीहा कहे जाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एलपीजी रिफॉर्म जिनके समय आए थे, और एम एस स्वामीनाथन जिन्होंने हरित क्रांति को भारत में शुरुआत करा था। तो इस तरीके से ये हमारे जो अवार्ड्स हैं वो यहाँ पे दिए जा चुके हैं। तो इसके कुछ जो है एक स्पेसिफिकेशंस और कुछ चीजें रहती हैं इसके अंदर जो भारत रत्न के ऊपर है। तो आपको थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर पढ़नी है और समझनी है कि एक ईयर में कितने भारत रत्न आप देख सकते हो। ठीक है, रूल्स के हिसाब से तो भाई 3 की लिमिट है यहाँ पर। ठीक है, बाकी अब यहाँ पर अब कोई रूल अब तो नहीं रह गया है। पहले ये रूल बनाया करते थे कि जो है 3 ही होने चाहिए, तो अब कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं यहाँ पर। ठीक है, बाकी कोई नेसेसरी ऐसा है नहीं। तो आ, अभी जो क्या है ना, वैसे तो 3 है, लेकिन 2024 में तो 5 दे दिए गए एक साथ। तो हाईएस्ट तो वो दे दिए गए ना, इस तरीके से तो आप कह सकते हो कि कोई यहाँ पर कोई फिक्स रूल नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, दो दो लोगों को मिलना, 3 लोगों को मिलना, ये तो बहुत ही कॉमन सा है, हमेशा ही होता है ये चीज तो। ठीक है, तो इस हिसाब से थर्ड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगी, और सेकंड भी गलत है, फर्स्ट भी, तो सारी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी की सारी स्टेटमेंट गलत है। तो ये है भाई, पद्मा अवार्ड्स 1954 में आए थे। 3 अवार्ड्स होते हैं, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री। ठीक है, इस बार जो दिए गए हैं वो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, श्री 23 उसमें विमेन है, और 10 ऐसे हैं जो एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई जो होते हैं ना, मतलब नॉन रेसिडेंट हो गया, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन सबको दिए गए हैं। और 13 ऐसे हैं जो पोस्ट ह्यूमसली हैं, मरणोपरांत उनको ये अवार्ड दिया गया है। समझ में आया सबको यहाँ तक की स्टोरी? ये है पद्म विभूषण के अवार्डीज कुछ 7 लोगों के नाम। नाम आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, यूपी पीसीएस है आप या कोई भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो नाम बहुत कम चांस है कि आपसे कोई पूछा जाएगा, तो आप नाम यहाँ पे छोड़ सकते हो। बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेटमेंट की तरफ। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में अभी ही इंपॉर्टेंट चल रही है। मन्नन कमेटी, ये मन्नन समुदाय अभी जो कम्युनिटी है, ये इस तरीके से आप देख सकते हो, ये बिलोंग करते हैं केरला से। और अभी हुआ ये कि जो ट्राइब्स की कमेटी है ना, उसकी तरफ से इनको चीफ गेस्ट बुलाया गया था हमारे रिपब्लिक डे की परेड में जो दिल्ली में हुई थी, कर्तव्य पथ पे होती है ना। तो वहां से ये टॉपिक न्यूज में आ गया फिर से। तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया है इसके ऊपर, आप इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन्नन कम्युनिटी जो कम्युनिटी है, क्या ये नॉर्थ रीजन में रहती है? अभी मैंने ऐसे बातों बातों में आपको बताया कि ये उत्तरी क्षेत्र में नहीं, ये तो दक्षिणी में रहती है।
ये तो केरला में रहते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी। तो उस हिसाब से आप यहाँ कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। सेकंड और थर्ड पढ़ेंगे, वैसे तो देखो आपको ऑप्शन से समझ में आ गया, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो उसका आंसर बी ही बनता है। बट फिर भी हम लोग सारे के सारे कंप्लीट करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। मन्नन कम्युनिटी जो है, मन्नान समुदाय भी इसको कई बार कहते हैं, ये एक केरला की एसटी है। ठीक है। दक्षिण राज्य में इनका काफी अच्छा बोलबाला है, तमिल संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तमिल जैसी भाषा बोलते हैं, अपनी कोई लिपि नहीं है। असल में ये पहले थे भी तमिलनाडु के ही। ठीक है, इनको ऐसा कहा जाता है कि थे भी तमिलनाडु रीजन से ही बिलोंग करते थे। ठीक है। फिर जो अ, यहाँ पर अगर आप देखो, ये दूर दराज के जंगलों में रहते हैं, और ये इडुक्की एक वहां पे जिला है, वहां रहते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व के पास। यहाँ पे थोड़ा ना मेट्रियार्कल सोसाइटी होती है। ठीक है। और जो उनके शासक होते हैं राजा मन्नान, वो यहाँ पर लोगों को योग्यता के हिसाब से चुनते हैं, और यहाँ पर मेन जो ऑक्यूपेशन है ना इनकी, वो है एग्रीकल्चर। नारियल जड़ी बूटी का काम करना, हिंदू धर्म को मानते हैं, और काफी सारे फेस्टिवल्स वगैरह को यहाँ पर मनाते हैं, और यहाँ पर उनकी कला और ये सब करना इनका खूब काम रहता है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से सेकंड और थर्ड आपको समझ में आ गया, स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है, और फर्स्ट तो बिल्कुल ही गलत हो गई। तो इस तरीके से अभी ये न्यूज में थे, ये एसटी कैटेगरी में रिकॉग्नाइज्ड हैं, और इनका जो राजत्व का तरीका है वो आप पढ़ सकते हो। इदुक्की में रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से रीजन में कहाँ रहते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्राइब्स टॉपिक पूरा देखो न्यूज में आ गया ना, तो ये जरूरी है आपको पढ़ के जाना। एक्चुअली में रहते कहाँ थे पहले, ये तमिलनाडु से ही थे। ठीक है। लेकिन अभी ये कहाँ रहते हैं सबसे ज्यादा, इदुक्की जो कि केरला में है, उसमें भी एक जगह आता है कोझीमाला, वहां पर। ठीक है। और वहीं पर ही ज्यादातर रहते हैं, तो इनका वही सब आपको याद रखना है। राजा को बोलते हैं वहां पर कोझीमाला राजमन्नान, ऐसे करके बोला जाता है इनको। और 48 इनकी बस्तियां बनी हुई हैं, वहीं पर ही रहते हैं ये। और नेचर से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, मतलब जिनका ये सीधा है हिसाब कि भाई जो हमें धरती मिली हुई है उसी पे ही हम सिर्फ वहाँ पे भूमि पे कृषि करेंगे। और अगर कभी भी जो ऐसा एरिया जहाँ पे नहीं जाना चाहिए और वहाँ पे खेती नहीं करनी चाहिए, तो सच में वहाँ पे खेती नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही शांत कम्युनिटी के रूप में ये जाने जाते हैं। तो इनके बारे में भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, स्टेटमेंट आपने क्वेश्चन भी कर लिया, और आपने इनके बारे में भी पढ़ लिया। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। बढ़ते हैं हम लोग अगले की तरफ। बहुत ही बढ़िया, मेरा फेवरेट टॉपिक में काउंट होता है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए भारत के अंदर कौन सा एक कन्वेंशन साइन किया जाता है। मतलब भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, जिसका नाम है रामसर कन्वेंशन। मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने जिसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत न्यूज में रहता है। रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। भारत के अंदर अभी का हिसाब लगाएं तो 85 रामसर साइट्स है। तो अब आप सोचेंगे कि मैम अभी 85 है, और 2025 जनवरी में तो कोई रामसर साइट ऐड भी नहीं हुई है, तो मैम ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही है। देखो, जरूरी नहीं है सिर्फ रामसर साइट से ही हो, कुछ और टॉपिक पे क्वेश्चन है ये वाला, ये अलग चीज है जो इस बार भारत में पहली बार हुई है। तो वो मैं आपको अलग तरीके से बताती हूँ। पहले मैं जिन बच्चों को नहीं पता रामसर के बारे में बता दूं, रामसर एक ईरान में जगह का नाम है, जहाँ पे 1971 2 फरवरी को, जो कि आने वाला है, 2 फरवरी भी तो आने ही वाली है ना, तो 2 फरवरी में हो सकता है कोई रामसर साइट ऐड भी हो जाए भारत के अंदर। तो हो सकता है ऐड हो जाए, और तब मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी। अभी आप जो फरवरी का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर होगा, उसमें रामसर साइट में पूरा डिटेल में कवर कराऊंगी। तो आप सभी लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है। अभी आओ इस टॉपिक पे कि अभी मैंने क्यों पूछा है। अभी इसके पीछे का ये है कि भारत के अंदर दो ऐसी इंडियन सिटी है जिनको वेटलैंड की सिटीज में ऐड कर लिया गया है, जो कि इंदौर और उदयपुर है। अभी तक तो वेटलैंड की साइट्स होती थी, स्थल ऐड होते थे, अब सिटी ऐड हुई है। ठीक है, मतलब कि ये वो एरियाज है जिन्होंने वेटलैंड्स को सुधारने में अपना ध्यान अच्छा खासा दिया है। मतलब कि जहाँ पे जो ये इलाके हैं, ये जो सिटीज हैं, इंदौर, उदयपुर, इन्होंने वेटलैंड्स में अपना योगदान अच्छा दिया है उसको सुधारने में। ठीक है, तो हिस्ट्री की उसमें ये दोनों यहाँ पर जुड़ चुके हैं। ठीक है, इस माइलस्टोन को इन दोनों ने अचीव कर लिया है, ये है यहाँ पर, है ना। भारत के अंदर मैं बात करूं, इंदौर बहुत ही साफ सिटी में काउंट किया जाता है, 6 बार से लगातार जीत रही है साफ सुथरी सिटी में। यहाँ पर एक जगह है सिरपुर लेक। ये सिरपुर लेक एक रामसर साइट भी है, और इस रामसर साइट को सही करने के लिए वहां की सरकार ने खूब प्रयास भी करे, और अभी बर्ड सेंचुरी भी बनाई जा चुकी है। वही मैं बात करूं उदयपुर, उदयपुर में अगर आप में से कोई बच्चा गया तो आपको पता होगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेक पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तिलई, ये सब रीजन्स यहाँ पर आउट काउंट होते हैं। ठीक है।
ये सब के सब यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी ना ये पूरा एक प्लान है, मतलब बहुत अच्छे से बनाया गया है। इस एक किसी भी सिटी के अंदर अगर रामसर साइट ज्यादा है और वहां की सरकार उसको ध्यान देने पे काम कर रही है, तो इसको आप इस सिटी में डाल सकते हो। ठीक है, और ये 6 साल तक रहती है, और 6 साल तक लगातार आपको चीजें देखनी होती है। और भारत की 2 सिटीज गई है, कितनी गई है, भारत की सिर्फ 2 सिटीज है, लेकिन सबसे ज्यादा अभी तक चाइना के पास है सिटीज जिन्होंने वेटलैंड्स पे ध्यान दिया है। चाइना की करीब 22 सिटीज हैं जिन्होंने, जो इस लिस्ट में शामिल है। फिर आता है फ्रांस। फ्रांस की है 9 सिटीज शामिल, और भारत की कितनी सिटीज है, 2 सिटीज हैं शामिल 6 साल के लिए। ये फिक्स हो गया अब। ठीक है, जिन्होंने इस चीज पे सबसे ज्यादा ध्यान देके वहां की अपनी वेटलैंड्स की कंडीशन को सुधारा है। तो ये भारत के लिए एक बड़ा मोमेंट है, ग्लोबल लेवल पे इस चीज को जानने वाला एक मूवमेंट बन गया हमारे लिए। ठीक है ना, समझ में आया सबको यहाँ तक। और ये जो पूरा वेटलैंड सिटी है, ये जो टॉपिक है, ये COP 12 2015 में शुरू किया गया था, ताकि सभी लोग रामसर साइट्स को ध्यान में रख करके चीजों को संभालना शुरू करें। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले करंट अफेयर की तरफ। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मैं चाहती थी कि आपको जरूर पता होना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन नहीं है, ये मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पे मैं क्वेश्चन नहीं बना पाई। मतलब मैं आपसे सिर्फ बस कराना चाहती हूँ आपको। अभी क्या है कि फेंटानाइल जो है ना, वो US में इस चीज को लेकर के बैन करके बोल दिया गया है कि भाई अगर चाइना जो है वो फेंटानाइल चाइना से USA भेजता गया मेक्सिको और कनाडा के रास्ते, तो हम उसके ऊपर 10% टैरिफ लगाना शुरू कर देंगे। अभी फेंटानाइल है क्या, ये एक तरीके का ड्रग सा है। ये क्या होता है ना, कि जो आप मोर्फिन और हीरोइन सुना होगा ना अपने ड्रग्स, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, ये हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज किया जाता है, सर्जरी के बाद भी यूज किया जाता है, मेडिसिन में यूज करना अलग बात है, नंब करने के लिए इस्तेमाल करते हो जो है ना, वो करते हो। लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से, मतलब हाई होने के लिए, जैसे लोग करते हैं ना कि हाई हो गए और जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से इस्तेमाल करोगे तो ये बहुत ज्यादा समस्या दे सकता है। हाँ, अगर आप किसी दर्द के लिए कर रहे हो, आप बॉडी में पेन के लिए, और वो भी डॉक्टर की परमिशन के बाद इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो अलग चीज है। लेकिन ये जो फेंटानाइल का यूसेज और ये सब चीजें जो बढ़ती जा रही गलत तरीके से, वो गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो वहां से ये टॉपिक न्यूज में आया अभी। और ये जो अमेरिका के लोगों में, मतलब बहुत ज्यादा ये बात हो गई थी USA के अंदर। अमेरिका में 18 से लेकर के 49 तक की एज के लोगों में बहुत ज्यादा ये चीजें बढ़ती जा रही थी, लोग उसको बहुत कंज्यूम कर रहे थे, वहां पे डेथ बहुत ज्यादा हो रही थी इसकी वजह से। तब अमेरिका में ये चीज जो है वो शुरुआत करके बोला गया है। तो फेंटानाइल एक तरीके का बहुत ही ज्यादा नशीला पदार्थ है, और इसकी ना लत लग जाती है। और ना लोग, मतलब वही है ना, लत लगा लेते हैं इसको, और मतलब बहुत जबरदस्त खतरनाक हो जाता है। बहुत गंदा पेन होता है ना जब कैंसर के पेशेंट्स को या किसी को सर्जरी हुई है, तब इसको होना चाहिए। और ये तो इलीगल है सोल ऐसे सेल करना। आप हेरोइन और कोकेन के साथ मिक्स करके इसको पुड़िया बना करके बेचते हो, तो ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसलिए ये चीज जो है चाइना से आती है, तो इसको रोकने के लिए USA ने वार्निंग करी। ठीक है, तो वो ये टॉपिक था ये वाला। चलिए अगला है हमारा सुंदरबन फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन। सुंदरबन फॉरेस्ट आप सभी लोग जानते होंगे। सुंदरबन जो इलाका है, वो एक पूरा फॉरेस्ट है। और वहां पर जो है रॉयल बंगाल टाइगर्स आपको देखने को मिलेंगे। रॉयल बंगाल टाइगर्स अच्छे खासे मिलेंगे, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वहां पे मैंग्रोव्स भी मिलेंगे। मैंग्रोव्स का मतलब होता है जहाँ पे खारा पानी और जहाँ पे मीठा पानी मिक्स हो जाता है, वहां पे जो पेड़ उग जाते हैं उन्हें मैंग्रोव्स बोला जाता है। और वहां पर आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर का डेल्टा देखने को मिलेगा। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, इसका आंसर तो वैसे 1 2 3 है। मैंने कोई क्वेश्चन पूछा इससे क्यों, क्योंकि अभी थर्ड सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल जो है वो मनाया गया है अभी ही। ठीक है, ये मनाया गया अभी, 26 जनवरी तक मनाया गया है सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल के नाम से। सुंदरबन टाइगर रिजर्व में बनाया गया ताकि आप ये बता सको कि सुंदरबन में कितनी ज्यादा जो बर्ड्स है ना उसकी वेराइटीज है, ताकि बर्ड्स की कंजर्वेशन पे भी ध्यान दिया जा सके। ठीक है ना, वैसे तो सुंदरबन का जो हिस्सा है ना वो 40% ही है भारत में, और बाकी का बचा हुआ 60% तो ये बांग्लादेश में लाई करता है, वहीं पर ही डेल्टा बनता है। लेकिन वही है कि वहां पे मैंग्रोव बहुत ज्यादा है, वहां पर आपको सुंदरी पेड़ बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्रोकोडाइल, डॉल्फिन, ऑलिव रिडले टर्टल्स, मॉनिटर लिजर्ट, बहुत कुछ है। और यहाँ पर आपको टाइगर की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा मिलेगी। और ये रामसर साइट भी है, मैं बताया था ना रामसर साइट, ये वो भी है। यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर भी चल चुका। सुंदरबन तो बहुत चीजों के लिए फेमस है। बाकी इंडिया और बांग्लादेश की सरकार ने 2011 में एक वो भी साइन किया था, एक MOU कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके तहत दोनों कंट्रीज मिलकर के सुंदरबन को प्रिजर्व करेंगी, संभालेंगी। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे स्टार्ट किया गया सुंदरबन, इसलिए न्यूज में था, इसलिए मैंने टॉपिक आपसे क्वेश्चन पूछा सुंदरबन के ऊपर, क्योंकि सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल है तो सुंदरबन भी न्यूज में आ गया इसीलिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि अभी ब्रिक्स में एक नई कंट्री जुड़ी है विच इज इंडोनेशिया। अभी इंडोनेशिया के बारे में मैं बता रही थी ना आपको, पूरा इंडोनेशिया अभी हम स्टार्टिंग में पढ़े थे अभी। ठीक है, ऐसे ही इंडोनेशिया में जो है जनवरी में ही अ, जो है अभी इंडोनेशिया को ऑफिशियली जोड़ दिया गया है ब्रिक्स में। असल में जो ब्रिक्स है वो क्यों बना है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें अच्छी खासी वर्ल्ड की जीडीपी है, ट्रेड वॉल्यूम है, व्यापार की मात्रा अच्छा खासा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। भू राजनीतिक शक्ति भी है, उद्देश्य इसका सुधार लाना भी है, सही लिखा हुआ है यहाँ तक। और थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, यहाँ पे पढ़ो। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती है। ब्रिक्स का अपना एक बैंक है जिसका नाम है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके हेडक्वार्टर्स चाइना में है। इसमें लिखा है कि सदस्य द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराने पर ध्यान दिया जाएगा। ये गलत है। ये जो एनडीबी है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्पेस के लिए काम करेगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स पे काम करे, ये गलत लिखा हुआ है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इसमें अपने आप में सही है, तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिक्स अब जुड़ गया है, इसमें और कंट्रीज जुड़ गई हैं, तो अब इसमें कितनी कंट्रीज हो गई हैं? तो देखो भाई, ये हो गई हैं। अब क्या है इसमें? ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका पहले से ही जुड़े हुए थे। ठीक है, ये इसमें पहले से ही कंट्रीज जुड़ी हुई थी, और उससे भी पहले ब्रिक था, एस भी नहीं था इसके अंदर। अब इसमें क्या हुआ? अब इसमें बाद में जा करके और कंट्रीज ने जुड़ना शुरू कर दिया। तो अब हम वो भी थोड़ा सा देखेंगे कि इसमें और कौन कौन सी कंट्री ने कब कब यहाँ पे जुड़ना शुरू किया है। तो अर्जेंटीना इसमें नहीं जुड़ा है, इसे छोड़ सकते हो आप, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज अर्जेंटीना इसमें नहीं जुड़ा हुआ। इजिप्ट जुड़ा है, इथोपिया जुड़ा है, और ईरान जुड़ गया है। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया भी नहीं जुड़ा, यूएई जुड़ गया है, ठीक लिखा हुआ यूएई भी। तो इस तरीके से ब्रिक्स जो है, ये टॉपिक पूरा का पूरा न्यूज में आ गया है। तो आप सभी लोग ब्रिक्स के बारे में एक बार तो हेडिंग बना लो अपने नोट्स में, जहां भी आप नोट्स बना रहे हो। वैसे तो आईआर में भी आप इस चीज को पूरा पढ़ लोगे, बट मैं भी आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी, और वो भी आप पूरा पढ़ोगे। ठीक है। अब जो पूरा ब्रिक्स है, इसका बैंक एक तो पूछा जाता है, ब्रिक्स की कंट्रीज के नाम, और अभी इसके अंदर जो जुड़ी है कंट्री, वो पूछा जाता है। इसमें इंडोनेशिया जुड़ा है करंट मेंबर। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। इसमें इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया जुड़ गया है अब। 2025 में इंडोनेशिया साउथ ईस्ट का बन गया। सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना का प्रॉब्लम था, सऊदी अरेबिया ने चाहा था जोड़ना, लेकिन होल्ड पे डाल दिया, और अर्जेंटीना ने तो उसको डिक्लाइन कर दिया। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है ब्राजील का। बाकी इसमें टर्की, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया ये भी चाहते हैं कि हम इस ग्रुप का हिस्सा जो है वो बन जाए। ठीक है, तो ये भी एक आपको याद रखना है, इस तरीके से ये चीज चल रही है न्यूज में। और इस तरीके से याद रखना। और अभी तो जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, उन्होंने ये तक बोल दिया है कि अगर इसके अंदर ब्रिक्स की कंट्रीज ने मिलकर के डॉलर की पावर को कम करने का कोई भी यहाँ पर स्टेप लिया, अगर इन्होंने ये चाहा कि भाई हम डॉलर की पावर को कम कर देंगे और अपनी कोई करेंसी लॉन्च करेंगे, तो तुम भाई अमेरिका के साथ ट्रेड करना भूल जाओ। तो तुम भूल जाओ कि तुम अमेरिका के साथ ट्रेड कर सकते हो, ऐसा उनका कहना, ऐसा उन्होंने, ट्रम्प ने ये बात एक तरीके से आप यूं कह लो धमकी दे करके ही बोली है, धमकी मैं कहूंगी इस बात को। तो ये एक टॉपिक अभी न्यूज में चल रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जीआई टैग पे। आप कहेंगे मैं जीआई टैग का क्वेश्चन क्यों पूछ रही हूँ, तो इसके पीछे का कारण मैं अभी आपको बताऊंगी, हर हमेशा कारण बता रही हूँ मैं आपको कि टॉपिक क्यों पूछूंगी। लेकिन अभी हम पहले जीआई टैग का देखते हैं। तो देखो भाई, जीआई टैग्स जो बने हुए हैं वो, ये होता है जीआई टैग का मतलब कि वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत हाईएस्ट क्वालिटी का होगा, ये प्रमाण है कि भाई एक उच्च उत्पाद का होगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता कि भाई, वो ये होता है भाई उस जगह की पहचान होता है, वो एक वहां का एक राइट हो जाता है। ये हो जाता है कि भाई वो जो चीज है, उत्पाद है, वो अच्छी गुणवत्ता का है, लेकिन उच्च गुणवत्ता का है ये सुनिश्चित नहीं करता। ठीक है, वो वहां की जगह से जुड़ा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है।
और उसके बाद वो वहां का बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़ के देखो, जीआई टैग के लिए पात्र होने के लिए किसी भी उत्पाद का विशिष्ट भौगोलिक रूप, मूल होना चाहिए, अद्वितीय गुण होने चाहिए, और तमिलनाडु की जादेरी नमकट्टी को यहाँ पर जीआई टैग मिला है, ये सही लिखा है। इसमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही होगी, फर्स्ट गलत हो जाएगी। मैंने एक क्वेश्चन इसलिए पूछा, अभी जीआई टैग्स देख सकते हो कितनी सारी हैं यहाँ पर, हल्दी को मिल रही है, मिर्च को मिल रहा है, किसी भी कपड़े को मिलता है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, हमारी सरकार ने ये बोला है कि 2030 तक आते आते हम लोग 10,000 जीआई टैग्स दे चुके होंगे। इसलिए ये टॉपिक न्यूज में आ गया कि 10,000 जीआई टैग, भाई साहब मजाक थोड़ी है, अभी तो सिर्फ केवल 605 दिए और 2025 शुरू हो चुका है। 5 सालों में इतने जीआई टैग हो जाएंगे, सोचो कितना पढ़ना पड़ेगा भाई साहब तुम लोगों को। मुझे तो यही लगता है यार, बच्चों के ऊपर कितना बर्डन हो जाएगा, उन्होंने कितना सारा कुछ पढ़ना पड़ जाएगा उनको। खैर, बढ़ते हैं आगे, कुछ कर नहीं सकते हैं इसके ऊपर, तो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। तो इसी के लिए सरकार जो है, एक जीआई टैग 10 सालों के लिए होता ही है, चेन्नई में जाके रजिस्ट्रेशन होती है, और ये देने की जिम्मेदारी किसकी होती है, वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होती है। उसमें एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वो इसके लिए जिम्मेदार होती है, वो सारा कुछ ये देती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री कितने सालों के लिए कहाँ पे होता है, ये सब भी आप इसमें जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके के फैक्ट्स हैं, आप लोगों से पूछे जाएंगे और इनको लर्न करिएगा। ये है हमारे करंट अफेयर्स, आपने आज 8 क्वेश्चन करे और 9-10 नए टॉपिक्स पढ़े, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन भी मैंने नहीं कराया, मतलब टॉपिक पे। तो इस तरीके की आपको चीजें सारी लर्न करनी है। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई, आधे घंटे से ज्यादा, बट कोई बात नहीं, हमने तो सीखा ही है ना, आधा घंटा तो कहाँ जाता पता भी नहीं चलता। और जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो भी बच्चे इस वीडियो से फायदा ले रही हैं, जिनको समझ आ रहा है, जिनको पढ़ने में मजा आ रहा है, वो कमेंट करके जरूर मुझे बताइए, क्योंकि मेरे लिए वो मोटिवेशन का जरिया रहता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो किस तरीके की लगी, आपको समझ में आई चीजें, आपको फैक्ट समझ में आए। ठीक है, बाकी आप लोगों से अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। हर हफ्ते आपको जो है इसके करंट अफेयर्स मिलेंगे, कोई भी ऐसा हफ्ता नहीं होगा जब आपको करंट अफेयर्स ना मिले। तो अब आप ये डेली पढ़ाई करेंगे, डेली चीजों को करेंगे, और डेली हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।